समझो इगरा ने मेरे डॉक्यूमेंट्स फेक लगाए हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम मुझे होगा या इगरा को होगा? कंपनीज क्या करती है, एक एग्रीमेंट देती है और एग्रीमेंट ऐसे बनाती है कि जो अपने आप को सेव करे। उसके अंदर ये नहीं लिखा होता है कि ये रिफंडेबल होगा। वर्क परमिट सिर्फ एक पेपर है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, सुन लो मेरे कोई भाइयों, अहमियत नहीं है। सुन लो मेरे भाई, एट द एंड उस पेपर के बाद भी एम्बेसी में बैठा वीज़ा ऑफिसर ही डिसाइड करता है कि आपको उसने अपनी कंट्री में आने देना है या नहीं आने देना। हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है और जब आप वो प्रॉपर तरीका फॉलो करते हैं तो आप अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। इमिग्रेंट एडवाइज़र कंपनी का नाम है और हम शेख जायद रोड पे। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पॉडकास्ट पे मैंने बहुत ही बड़ी फेमस पर्सनालिटी, इमिग्रेशन एडवाइज़र, जो इमिग्रेंट एडवाइज़र से है, मैंने उनको इनवाइट किया है, मैडम इकरा को। मैडम इकरा, आपका वेलकम है मेरे पास और मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। थैंक यू सो मच। पहले तो आपका मैम यास्मीन, जो आपने मुझे मौका दिया आने का यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम डिस्कस कर सकें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, स्पेशली जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ, जो कि एक वीज़ा इंडस्ट्री है और यूएई में, गल्फ़ में इसका बहुत मेजर पार्ट है लोगों में यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। इट्स माय प्लेजर। सो बेसिकली मेरी कंपनी इमिग्रेंट एडवाइज़र है, जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं अगर उनका ड्रीम है यूएई से किसी कंट्री में जाने का, ट्रैवल करने का, घूमने का, तो उसके प्रोसेसिंग में हम हेल्प करते हैं। और ऑलरेडी हमारे ब्रांड की 4 ब्रांचेस ओवरऑल अवेलेबल हैं। एक पुर्तगाल में ऑफिस है हमारा, एक कतर में भी है, यूएई में हमारा हेड ऑफिस है और इसके साथ पाकिस्तान में भी न्यूली एक ब्रांच ओपन की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ जो आप माशाल्लाह इतना पैशनेबल होकर काम कर रही हो। और सबसे बेस्ट थिंग है, आई लाइक दोज लेडीज़ जो अपने आप को इम्प्रूव करती हैं जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लेडीज़ भी अचीवमेंट करती हैं बहुत सी चीज़ें। माशाल्लाह आप एक आज लोगों के लिए आइकॉन हैं मेरे हिसाब से। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने आपके जब भी बात करने का तरीका देखा है, आपको याद भी होगा ना इकरा, आपकी लाइफ में मैं आई थी। जी, एक बार पहली बार आई थिंक मेरी आपकी मुलाकात लाइव पे हुई थी। आपने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था और एक फ़ीमेल से जब अप्रिसिएशन मिलती है दूसरी फ़ीमेल को, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल के दौर में ये नहीं, आसान नहीं है। मतलब आप उस लायक हैं सिस्टर, क्योंकि मैंने आपको देखा है आप कैसे काम कर रही हैं, कैसे नहीं कर रही हैं। और यहाँ तक कि माशाल्लाह लोगों ने तो फ्रॉड करना शुरू कर दिया था आपके नाम से बनाकर। करेक्ट जी, बहुत से फेक आईडीज़ हमारे बने हुए हैं जिसमें हमारी वीडियोस पे सिर्फ अपनी वॉइस लगा के जो है वो लोग वीडियोस बना देते हैं। तो काफ़ी पता नहीं क्यों लोगों को इस तरह स्कैम फ्रॉड करके कमाने का शौक है। तो ये उनका फ्रॉड है ना, ये आपका अचीवमेंट मेरी अचीवमेंट है कि मैं इस लायक हूँ कि मेरी फ़ोटो लगा के फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि देखिए शनेल हो गया, जो भी ब्रांड होते हैं उसकी कॉपी मिलती है। तो इकरा की इमिग्रेंट की जो है कॉपी करना बंद करो, नहीं तो करो, हम तो खुश हैं। आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इस बात पे जी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को एक ऐसा एडवाइस दें कि जब तक वो आपसे बात नहीं करें, किसी को पैसे नहीं दें, ताकि आपका नाम भी खराब ना हो, उनका फ्रॉड भी ना हो। सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि हम एक यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर लाइसेंस के थ्रू, तो जब हम किसी का काम करेंगे या कोई हमें पेमेंट करेगा तो वो ऑफिशियल होगी, वो कंपनी अकाउंट में होगी, जो इमिग्रेंट एडवाइज़र के नाम पे होगा। इसके अलावा किसी भी पर्सन के नाम पे पैसे नहीं भेजने आपने, क्योंकि इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। हमारी वीडियोस लगा के जब स्कैम करेंगे तो उससे आपका भी नुकसान है और हमारी भी रेपुटेशन ख़राब होती है। तो क्योंकि पैसे जो होते हैं वो बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और उसके ऊपर जो ट्रस्ट लोगों का हमारे पे है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे एक फ़्रॉड के पॉइंट से मुझे याद आया, मैम यास्मीन आप इस बारे में क्या कहेंगी, जो यूएई में वीज़ाज़ को लेके लोग फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड होने के बाद जो आपके पास आते हैं, तो उस बारे में थोड़ा आप बताएं हमें। देखिए, लैक ऑफ नॉलेज, मैं कह सकती हूँ कि हमारे मासूम भाई बहन जो हैं इनको किसी पे भी ट्रस्ट होता है जी। और जैसे अभी आपने कहा कि ऑफिशियल चल रहे हो आप, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, माइट भी आप वेट भी भरती हैं। तो ये हिसाब से लोगों को ये समझना चाहिए कि जो बंदा काम करके दिखा रहा है,
आपको मैंने हमेशा देखा है आप कंट्रीज में जाके वीडियो बनाते हैं। जी अब मैं आपको ये आप सबको एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो बंदी खुद दूसरी कंट्री में जा रही है तो उसका एडवाइस कर रही है, तो इसका मतलब है उनको पता है कि कैसे दूसरी कंट्री में जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहीं पे एक मेन पॉइंट ये है लोगों का, जो आप लोग फ्रॉड होते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा आपसे पैसा ले रहा है कि मैं वीज़ा लगा के दूंगा, आपको क्या पता कि वो किस कंट्री गया है या नहीं गया है। तो पहले उसके बारे में जानकारी करो कि भाई उसके पास कितने कंट्रीज का ट्रैवल हिस्ट्री है और वो क्या जानता है उस कंट्री के बारे में। माशाअल्लाह तबारक रहमान इकराम। मैं सबसे पहले कहूँगी आपको नज़र भी नहीं लगे, क्योंकि आप जो हिसाब से लोगों को लेके चल रही हैं, और मैंने आपको अप्रिशिएट इसीलिए किया था कि एक तो आप पहली बात तो लेडी हैं, एक औरत होने के साथ साथ, और आप इमिग्रेशन के काम बखूबी आप निभा रही हो। मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि आप इस चैनल को प्रॉपर चैनल पे लेके चल रही हैं। तो मैं अभी ये चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। अच्छा मैम यास्मीन, वीज़ा इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ जो गल्फ़ में मैंने एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मोर देन 5 ईयर से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, और जब मैंने इस फील्ड में आई थी तो मैंने फ़ीमेल्स नहीं देखी, स्पेशली टिकटॉक पे। तो सबसे मेन चीज़, जैसा कि आपने भी बताया, तो बहुत कम फीमेल्स थी जो वीज़ा इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही थी जब मैंने ये स्टार्ट किया। आई थिंक मैंने आपको पहले ही हाँ, फीमेल को देखा है यूएई में, जी, उसके बाद और आए होंगे आपसे इंस्पायर होकर। थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, मुझे देख के बहुत से लोगों ने फीमेल्स हायर की, फीमेल्स को मेरी वीडियो दिखा के ट्रेन किया और बोला कि जैसे ये वीडियो बनाती है ऐसी वीडियो बनानी है आपने। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि मुझे देख के बहुत सी फीमेल आई ऑन सोशल मीडिया ऑन वीज़ा फील्ड। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन जो मसला आ जाता है, क्योंकि हम काम करते हैं वीज़ा रिलेटेड जी, और वीज़ाज़ के साथ बहुत से लोगों के ड्रीम जुड़े होते हैं। ऑफ कोर्स, और ये आई थिंक मेरे हिसाब से एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कई बार लोग हमारे पास आते हैं ऑफिस में और बोलते हैं कि लिटरली हमने अपने घरों में पीछे ज़मीनें बेच दी, घर गिरवी रख दिए, सिर्फ क्यों कि ड्रीम पूरा करना है। हाँ, जब मेरे अभी मैं आपको एक और बात ऐड करती हूँ, सही आप सही कह रहे हो। जब मेरे पास केस लेके आते हैं जी, तो यही होता है कि हम कहीं जाना चाहते थे, हम अपने माँ बाप भाई बहनों को पालना भी चाहते थे, तो हम चाहते थे कि यूएई में आने के बाद हम हमारे मुल्क से तो नहीं जा सकते, लेकिन यूएई में जब एमिरेट्स आईडी बनती है तो वहाँ पे हमें इजीली एक्सेस मिलता है। बिल्कुल। और हम जब किसी और कंपनी में जाते हैं तो ड्रीम तो छोड़ो, वो खुद कंपनी हमारे साथ 15,000 20,000 12,000 लेके फ्रॉड करती है। तो आप अभी क्या करते हैं एग्जैक्टली और ड्रीम पूरा करने के लिए कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले हम ये करते हैं कि आपको रियलिटी बताते हैं। ओके, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है कि आप वीज़ा एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या नहीं है। अच्छा, तो इसमें भी एलिजिबिलिटी चाहिए ही चाहिए, ये मस्ट है। तो ये बात गलत है जो लोग कहते हैं कि अगर आप लेबर कैटेगरी के हैं। जो इंसान थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखता है उसको पता है कि डिसीजन सिर्फ वीज़ा ऑफिसर के हाथ में है। जिस एम्बेसी में आप अप्लाई करें सिर्फ वो ही डिसाइड कर सकता है कि आपको आने देना है उस कंट्री में या नहीं आने देना। सेम थिंग जो हमारे यूएई इमिग्रेशन से मिलता है, हमें कोई बोलता है या तो सेम थिंग कोर्ट, यानी मैं तो गवर्नमेंट सारे मामलात करती हूँ काम, तो जितने भी गवर्नमेंट के काम है, हमारा काम है आपकी फाइल गवर्नमेंट में लेके जाना और ऑफिशियल अरबिक लैंग्वेज में ले। तो आपका भी वही काम होता है। सेम हमारा भी काम है, जिस कंट्री में हम अप्लाई करें उस कंट्री की लैंग्वेज, उस कंट्री की रिक्वायरमेंट हम हेल्प करेंगे पूरी करने में। लेकिन ये सिर्फ एक हेल्प है और एक वे है, ये वीजा नहीं है। आप एक ब्रिज हो, ब्रिज बिटवीन द एम्बेसी और आपके बीच में। यस, ट्रू। लोगों को ये चीज सेम लॉयर्स, हम जो हम जितने भी एडवोकेट्स लॉयर्स जितने भी इस फील्ड के हैं माशाल्लाह, तो हमारा भी वही हिसाब है कि हम एक ब्रिज है। हमको पता है कि आप सही हो या गलत है, जजमेंट तो आपको इससे मिलेगा कोर्ट से। सेम जजमेंट आपके इमिग्रेशन वीजा, दैट्स वी कैन कॉल जजमेंट, यस, फॉर वीजा, फॉर योर एप्लीकेशन। यस। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो अब लोग लेबर क्या करते हैं, उनको जॉब के ख्वाब दिखाए जाते हैं। उन्हें ये दिखाया जाता है कि आप यूरोप में जाके सेट हो जाओगे, आपकी 4-5 हज़ार यूरो इनकम आ जाएगी और आपको खाना मिल जाएगा, रिहाइश मिल जाएगी। ये ख्वाब देख के उनकी जिनकी सैलरी 1200 दिरहम हो, अगर एग्जांपल आपको दे रही हूँ, उनसे 15,000 निकलवा लेते हैं। अच्छा, और ख्वाब क्या होता है कि 1200 की सैलरी कितनी हो जाएगी? 5,000 दिरहम।
यूरो दिरहम में कितना हो जाएगा? बहुत फ़र्क होता है इसमें यूरो और दिरहम के अंदर। और मेरे हिसाब से यही एक चीज़ है जो लोगों को, लेबर क्लास को मजबूर कर देती है पेमेंट करने पे उनको, और कुछ टाइम बाद क्या होता है वो कंपनी फ्रॉड करके भाग जाती है। अच्छा, तो मुझे जो समझ में आया है, ख्वाब देख रहा हूँ मैंने आपको आके बोल दिया एग्जाम्पल कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ जाने के, अब आपको पता चल गया मेरा ड्रीम पूरा करना है, तो कैसे भी आप, अब मैं पैशनेबल मुझे जाना है, बिल्कुल आपका ड्रीम है, आप लेके हमारे पास आ गए। एक अच्छा एडवाइजर क्या करेगा, वो इस सिचुएशन में आपको रियलिटी बताएगा। हाँ, लेकिन क्या आप जा सकते हो या नहीं जा सकते। लेकिन जो दूसरे है जो इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, वो इसी ख्वाब को और एक ख्वाब लगा के देते हैं। आई वाह, वो सिर्फ यहाँ से वीज़ा एम्बेसी तक जाने का नहीं, आपको आगे के ख्वाब भी दिखा देते हैं, आपको ये भी दिखा देते हैं कि वहाँ पे रहना खाना पीना सब फ्री होगा। तो यहाँ से लोगों के ख्वाब टूटते हैं, लोग स्कैम का शिकार बनते हैं और ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। इस चीज़ की वजह से अच्छे लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग 5-6 साल से इस फील्ड में हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हम, जैसे मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आप सोशल मीडिया पे हैं, और हमारा काम ऑथेंटिक है क्योंकि हम खुद अपना फेस लेके सोशल मीडिया पे हैं, हम हाइड नहीं हुए किसी कंपनी के लोगों के पीछे, क्योंकि हम खुद आते हैं। तो हमें अपनी रेपुटेशन और अपने अच्छे काम की परवाह है, लेकिन इस वजह से हम भी इफेक्ट होते हैं क्योंकि लोग स्कैम हो जाते हैं और लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत एक मेन चीज़ है जिस पे हमें आई थिंक यूएई में बात करनी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है जो वर्क परमिट कहते हैं लेबर को, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? और वर्क परमिट में अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताती हूँ, जब हमारे यूएई में अगर मैं किसी एम्प्लॉय को रखती हूँ तो मुझे एक अप्रूवल लेनी पड़ती है। ओके, सबसे पहले वो अप्रूवल आती है मुझे मोहरे से। ओके, अगर मुझे वो किसी और वीज़ा पे है, ओके मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये भी एक वर्क परमिट है मेरे पास, मैं उसको मेरे पास काम पे रख रही हूँ। तो मुझे मोहरे क्या करते हैं, पहले एक लेबर ऑफिस मुझे 1 महीने का उसको अप्रूवल देता है। अब मुझे बंदे को अगर यहाँ पे देखना भी है कि उसको काम आता है नहीं आता है, तो ये 1 महीने का मतलब होता है कि मैं उसमें टेस्ट करूँ और 1 महीने के अंदर फिर मैं उसको प्रोसीड करके उसका लेबर कार्ड बना दूँ। दैट्स मीन्स वर्क परमिट। तो ये आप थोड़ा मुझे बाहर के लिए बताइए। अब ये होता है यहाँ पे, जैसे हम यूएई में किसी अपने एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय को हायर करने की जिम्मेदारी हमारी होती है और उसकी कॉस्ट भी हमारी होती है सारी। तो जो जेन्युइन लोग वर्क परमिट बाहर की कंट्रीज में देते हैं, उसमें आपने किसी कंपनी को वर्क परमिट के लिए पे नहीं करना, क्योंकि ये फ्री है। आप किसी के पास जॉब करने जा रहे हो तो आप उसे पैसे क्यों दोगे जॉब पे आने के लिए? वर्क परमिट फ्री है। वर्क परमिट फ्री है। और एक चीज, वर्क परमिट और वीजा इक्वल है या अलग है? 2 तरह की कैटेगरीज हो, एक हो गया वर्क परमिट और एक हो गया विजिटर वीज़ा। अब विजिटर वीज़ा में तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने और घूमने के लिए जाना है, आप ख्वाहिश जाहिर करते हो, घूम के वापस आ जाते हो। और वर्क परमिट होता है जहाँ पे आपको ये ख्वाब दिखाया जाता है कि आप जाके यूरोप में सेट हो जाओगे, जॉब लगी होगी आपकी, एयरपोर्ट से पिक कर लिया जाएगा, घर दे दिया जाएगा, खाने पीने का सब फ्री हो जाएगा। वो फेक है, वो सब फेक है। हाँ, यानी वर्क परमिट इज नॉट अ वीज़ा। वर्क परमिट इसके लिए मुझे आपसे जानना था, मैंने आपको इसीलिए बुलाया था कि जो हमारे पास केस आते हैं वो कहते हैं कि देखिए ये वर्क परमिट है। ओके, वर्क परमिट, हम उनको पूछते हैं वर्क परमिट का मतलब जानते हो? नहीं जानते, तो वो मुझे पूछते हैं कि ये तो वीज़ा है। लोगों को यही अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए हमें अवेयरनेस इस पे देनी है कि कोई भी कंपनी यहाँ बैठ के आपको यूरोप के वर्क परमिट्स नहीं दे सकती है। वो लोग क्या करते हैं कि 500,000 लोगों को एक ही प्रिंट पर परमिट नाम चेंज कर करके दे देते हैं और कहते हैं ये आपका जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट आ गया, अप्रूवल का वेट है सिर्फ। बाकी 2 साल उनके ख्वाबों से खेलते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, पैसे इंस्टॉलमेंट में लेते रहते हैं ताकि आपको भी बुरा महसूस ना और उनका भी काम हो जाए। और आपको अभी एक बात और मैं बताऊंगी, जब ये आपके पास काम करने आते हैं तो क्या कोई एग्रीमेंट आप बनाते हो या नहीं बनाते हो? क्योंकि आगे मेरे दूसरे सवाल आएंगे। देखें, हम बेसिकली वर्क परमिट का काम नहीं करते जी, हमारा काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। ओके, क्लाइंट की डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट की और एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन किया और फॉर्म फिलिंग किया और एम्बेसी में जमा कर दिया। इसके दौरान कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की जाती है जहाँ पे ये कहा जाए कि आपको 100% लेके दिया जाएगा वीजा। और हाँ, अच्छा, कमिटमेंट हो ही नहीं सकती। तो आप एग्रीमेंट क्यों दोगे? किस बात का आप खाली दे रहे हो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आप सपोर्ट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री में। यस, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बाय डॉक्यूमेंट। बाय यस, लेकिन बंदे को जाना है। यस,
एट द एंड ऑफ द डे वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन देखेगा और डिसाइड करेगा। मैं 100% का लफ्ज़ आपको वीज़ा एप्लीकेशन से निकालना पड़ेगा। 100% कुछ नहीं होता है, सब कुछ वीज़ा ऑफिसर के हाथ में होता है। हम ऑफिस में बैठ के 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकते। सुन लीजिएगा, हमारे से लिटरली लोग नाराज़ हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे पास ऑफिस में आके बैठते हैं, हमें बोलते हैं कि आपने मना कर दिया हमें। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपसे अप्लाई करने आए कि वर्क परमिट, हम आपको 5,000 एडवांस देते हैं, आप हमें वर्क परमिट दें, आप हमें मना करें कि वर्क परमिट कुछ नहीं होता। मैं उनको एक चीज़ बताती हूँ कि हम ऑलमोस्ट दुनिया की हर बड़ी कंट्री में मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हर कंट्री में जाके मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो इसी बात पे आप बता भी दीजिए ना कि कितनी कंट्रीज गई है, हमें भी तो पता चले कि हमारी मैडम इकरा जो इतनी यानी पैशनेबल काम कर रही है तो कितनी कंट्रियों में जाके आई है। वैसे तो काउंट नहीं करती अब, लेकिन कुछ कंट्रियों की नाम। मोर देन 50 कंट्रीज में जा चुकी हूँ। माशाल्लाह, कफो अप्रिशिएबल थैंक यू सो मच। तो और सच आपको बताऊं तो बिल्कुल ज़ीरो से जर्नी है। कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ जहाँ पे कोई बड़ी रिच फैमिली थी या फादर कोई अमेरिका में थे या कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था हमारा। अच्छा। और हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, खुद मेहनत की है, पहले छोटी जॉब्स की हैं, फिर उसके बाद इस फील्ड में आए हैं, एक्सपीरियंस लिया, खुद गए, पहले ट्रैवल किया, इमिग्रेशन प्रोसेस देखे, कंट्रीज़ में गए, एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आए, अपना एक्सपीरियंस लेके अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर की। तो मैडम इकरा, मैं चाहती हूँ कि आपकी जर्नी यूएई में कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आज आप माशाल्लाह अपने आप को कहाँ देखती हो? मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट और चेंजिंग पॉइंट यूएई था। ओ माशाअल्लाह, इस कंट्री ने मुझे वो चीज़ें दे दी जो शायद मैं अपने होम कंट्री से भी नहीं ले सकती। रियली? यस। तो यू लव सो मच। आई लव एंड रिस्पेक्ट यूएई। मैं उस हर बंदे को जो यहाँ पे ख्वाब लेके आया, जैसे मैं ख्वाब लेके आई थी, यही बोलूँगी कि आपने मेहनत करनी है, ये कंट्री आपको आपके हर ड्रीम पूरा करने में मदद। एक मिनट, इसी बात पे मैं मेरी इकरा को यास्मीन अरोरा मुंशी का मेडल लगाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं खुद आऊँगी, आप बैठी रहो, मुश्किल नहीं है। हमारे यूएई से जब मेरी बहन इतना प्यार करती है, so much, तो मैंने तो आपको इंशाल्लाह इससे भी बेस्ट हम देंगे। ये तो जो मेरे पास मेरे लिए ये फ़ख्र की चीज़ है, ये मेरे दिल के करीब है कंट्री। इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरे साथ साथ बहुत से हज़ारों लाखों लोग इस बात से एग्री करेंगे कि यूएई आपकी लाइफ चेंज कर देता है। थैंक यू सो मच। ये कंट्री से इतना प्यार है कि पूरी दुनिया में हर बड़ी कंट्री में मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ और मैं हर कंट्री से वापस आ जाती हूँ। लोग मेरे पास आके कहते हैं कि मैम आप वापस आ गई, तो मैं कहती हूँ मैं कहीं भी चली जाऊँ मेरा दिल नहीं लगता। अच्छा। मुझे आना है तो सिर्फ वापस अपने घर यूएई में ही आना है। थोड़ा एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, यूएई, क्योंकि आप बहुत सी कंट्री घूमी हो, यूएई और अदर कंट्रीज में आपको क्या चीज़ों में यानी ऐसा लगा कि नहीं दिस इज यूएई इज द बेस्ट देन दिस कंट्री? ज़रा क्लियरली बताना। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे मेरा घर है, माशाल्लाह, यहाँ पे मेरी फैमिली है, माशाल्लाह, और यहाँ पे मेरे रूट्स हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। और एक चीज़ जो हमें कहीं नहीं मिलती है वो है सेफ्टी। यूएई नंबर 1 है सेफ्टी में, तो दिल लगता है तो यूएई में ही लगता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छा लगा। और अभी ये जानना चाहूँगी कि अचीवमेंट के बारे में, कि अगर किसी को यूएई में आने के बाद लेबर कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, मैंने तो आइकॉन्स देखे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं नाम भी लेना चाहूँगी, हमारे दान्यूब वाले जी, आज वो कहाँ से कहाँ हैं, उनकी खुद की मैं स्टोरी सुनती हूँ। वो खुद कहते हैं कि मैं मिल्क बेचता था, मैं एक छोटी सी झोपड़पट्टी से आता हूँ, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है मैं वही बता रही हूँ, बहुत यानी ज़मीन से उठ के मैं आज आसमान का सितारा बनाऊँ। तो उन्होंने भी यूएई के बारे में यही कहा है कि मेरी लाइफ का जो गेम चेंजर है या मेरे साथ जो भी है तो वो मेरा यूएई है, और मैं जिस तरह मेरी कंट्री को प्यार करता हूँ उससे कई ज़्यादा इस कंट्री से। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी, उन्हीं की तरह जो आज एक आइकॉन है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे यूसुफ जी हो गए, लुलू वाले, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने तमाम देखने वालों को यही कहना चाहूँगी जो मेरी तरह है, नॉर्मल लोग हैं, जो ज़ीरो से आए हैं, अपनी कंट्री से यहाँ पे ख्वाब लेके आए हैं, कि अगर आप इस कंट्री से प्यार करेंगे और इस कंट्री में दिल लगा के मेहनत करेंगे, आपकी जॉब कोई भी हो, तो ये कंट्री रिटर्न में आपको इससे डबल देगी।
तो आप लोगों ने क्या करना है कि आज अगर छोटी प्रोफाइल है आपकी, आज छोटी जॉब है, कुछ साल मेहनत करने पे ये जॉब चेंज होगी, प्रोफाइल भी अच्छी हो जाएगी, अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे और आप अपनी ड्रीम कंट्री में ट्रैवल भी कर लेंगे। बहुत 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 उम्दा, बहुत उम्दा। और एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी, आप लोग हैं ना, आप लोगों के पास सब्र नहीं है। यस। और या इगरा हो या यास्मीन अरोरा मुंशी हो, हम लोगों के जो जूते चप्पल घसे हैं ना, ये आप नहीं जानते। आपको लगता है कि हम अभी उठे हैं और यूं आसमान छुए, नहीं। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी क्योंकि इगरा की स्टोरी है। मुझे इस फील्ड में आने के लिए मुझे 20 साल लगे हैं। मैं जो आज कुर्सी पे हूँ, आज जो मैं पोजीशन पे हूँ, माशाल्लाह इगरा ने भी कम से कम मुझे लगता है 10-12 साल से तो तकरीबन मेहनत इस चीज़ पे की होगी जो आज वो ऑनर बन के बैठी है। लेकिन मैं लॉ की फील्ड में आने के लिए और लोगों के इतने काम पूरे करने के बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिखाने वालों ने तो बहुत कुछ सिखाया। मैं यूएई के जितने भी मेरे एडवोकेट और लॉयर्स हैं, जितने एडवोकेट ऑफिसेस हैं, मैं नाम भी लेती हूँ। मेरे पास डॉक्टर अब्दुल्ला सईदी जी हैं शारजा से, मेरे पास हसन आशूर अल मुल्ला है, मेरे पास मरियम अल शामसी है, मेरे पास राशिद साहब है, मेरे पास काबी हैं, बहुत से लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं जिन्होंने मुझे साथ दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सब्र बहुत ज़रूरी है। ये कंपनी से 200 दिरहम के लिए वो कंपनी, वो कंपनी से और 500 दिरहम के लिए वो कंपनी, नहीं, आप 200, 500, 1000 नहीं देखो, आप अपना एम रखो। मैं आज ये कंपनी में आया हूँ, मैं यहाँ से कुछ सीख के ही जाऊँगा। मैं आज इकरा मैडम का असिस्टेंट बन के ही रहूँगा, कैसे काम करती है, कहाँ से पैशन आता है। मैं आज यास्मीन अरोरा मैडम के पास काम कर रहा हूँ, उनको मैं देखता हूँ और ये करती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है। मैं एक ऐसा पैशनेबल बनना चाहता हूँ। देखिए, पैसा आपको सब कुछ देगा, कोई भी देगी, कोई भी कंपनी देगी, लेकिन आपको जो तरीका और पैशनेबल होके काम करना है, इगरा मैडम की तरह या यास्मीन अरोरा मुंशी। और सबसे बड़ी बात, सॉरी यानी बुरा नहीं मानना, अगर हम औरतें, जो लोग सोचते हैं कि औरतें बहुत हमसे कमज़ोर है मर्दों में, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि ये एक कॉमन बात लोगों में बैठी है। जब हम जैसी औरतें, और भी बहुत सी औरतें हैं, आइकॉन है आज, अगर आप हम लोगों को देख के नहीं सीखे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी जो लेबर कैटेगरी के, ये मेरा स्टेटमेंट लेबर कैटेगरी के लिए, कि आप इसकी उसकी बात नहीं सुनो। अगर आप इगरा मैडम के यहाँ काम कर रहे हैं तो आप अपना 100% दो, शी विल टीच यू मोर। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, दे विल टीच यू मोर। आप मेरे पास काम कर रहे हो, यू विल लर्न फ्रॉम मी मोर। पहले सीखो, बाद में अचीवमेंट। तो इगरा जी, अभी ये बताओ कि चलो ये तो सक्सेस की बात हो गई, प्रॉब्लम्स भी तो आए होंगे ना? ऑफ कोर्स आए होंगे, कैसे फेस किया? बिल्कुल, जब हम इस फील्ड में स्टार्ट किया तो स्पेशली एक फ़ीमेल के तौर पे जब स्टार्ट किया तो काफ़ी बैकलैश आया, काफ़ी लोग हेट करते हैं। और आपको सबसे बड़ी चीज़ पता है, जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं तो आसान होता है लोगों के लिए हेट करना, कमेंट करके आपको जज करना। यस, इजी होता है। बिल्कुल। तो ये मुश्किल जर्नी रही, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारी और छुट्टी नहीं की, 7 दिन काम किया और आज तक इतने साल हो गए, बड़ा अरसा हो गया कि छुट्टी नहीं ली कोई। 7 डेज़ काम करती हूँ और बस कोशिश की, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट की, लोगों की स्टोरीज सुनी तो पता चला कि इस फील्ड में बहुत सा स्कैम हो रहा है। तो मेन यही एम रखा कि काम सीधा करना है, काम अच्छा करना है, चाहे कम काम करना है लेकिन सही काम करना है। तो हमेशा थोड़ा काम किया, कभी लालच नहीं किया और यही कोशिश की कि अच्छी एडवाइस कर दी जाए। ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ जो 4-5 साल से कनेक्ट है। कभी आए थे शुरू में, मना कर दिया, चले गए कहीं और से रिफ्यूज़ल लेके, फिर आ जाते हैं कि आपने कभी मशवरा दिया था तो आज फिर आपके पास आ गए। तो हमेशा सीखा, डेली सीखा और आज भी सीख रहे हैं। मेन यही कोशिश हमेशा की है कि लोगों को अवेयरनेस दूं। हमेशा सोशल मीडिया में मैंने वर्क परमिट के ख़िलाफ़ बोला है, हमेशा लोगों को ये बताया कि लेबर क्लास पे 1000-1500 कमाने वाले लोग यूरोप के वीज़े ना अप्लाई करें और अपनी मंथली सैलरी, मेहनत की कमाई हुई किसी को मत दें। जो यहाँ पे कमा रहे हो उसको तो कम से कम सेव करो। तो एक और बहुत अच्छी बात कही आपने, मुझे बहुत पसंद आई। यही मैं कहना चाहती हूँ लोगों को कि यूएई, यही खासियत है यूएई की,
कि आप 700, 800 या 1000 दिरहम में आप अपनी फैमिली को यहाँ रह Yes. के भी पाल रहे हो। Yes. और इसी को कंपेयर किया जाए तो यूरोप और या कोई और दूसरी कंट्री, हम नाम नहीं लेते हैं, आपको वेलकम ही नहीं कर रहा है। तो आपको जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको खलीज दिया है, गल्फ दिया है, उसको, और स्पेशली मैं यूएई को कहती हूँ, 2 घंटे में वीज़े निकलते हैं हमारे। 2 घंटे में एक पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर आपको वीज़ा मिलेगा। कौन सी कंट्री होगी यूरोप के? आप मुझे ज़रा ये बताना। विजिट वीज़ा, मैं विजिट वीज़ा कंपेयर करना चाहती हूँ यूएई के साथ, अदर कंट्रीज़ के साथ। तो मुझे ये बताना कि कितनी डिफ़िकल्टी है। बहुत डिफ़िकल्ट है, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट दिखानी पड़ती है, कंपनी से डॉक्यूमेंट और इजाज़तनामा लेना पड़ता है, अपनी हिस्ट्री देनी पड़ती है, और उसके बाद कहीं जाके आप अप्लाई करते हो, फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो आप लोगों को पता चला यूएई की कितनी इज्जत है। फिर अब सोचिएगा कि जो कंट्री हमें एक पोजीशन पे लेकर रखी है अगर, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अच्छा मैम यास्मीन, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मैं बड़ी क्यूरियोसिटी रखती हूँ इस चीज़ में कि लोग हमें आके बताते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया, वर्क परमिट के नाम पे कंपनी ने फ्रॉड कर दिया और बाद में अब कंपनी बंद पड़ी है वहाँ पे। तो ऐसे लोगों के साथ यूएई के अंदर रहते हुए जब वो स्कैम किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ उनका अंजाम क्या होता है, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, जब लोग जाते हैं किसी कंपनी में, तो मैंने आपसे पहले भी एक सवाल किया था, आप एग्रीमेंट बनाते हो क्या? कंपनीज क्या करती है, एक एग्रीमेंट देती है, और एग्रीमेंट ऐसे बनाती है कि जो अपने आप को सेव कर रही है। आपने खुला बोला है कि मैं सिर्फ पेपर वर्क करती हूँ, ओके, मैं एडवाइज़र हूँ, मैं बताती हूँ कि ये काम होगा, ये काम नहीं होगा। आपने क्लियरली बोला है। वो लोग क्या करते हैं, पैसे लेने तक आपका कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब लिखा होता है, 2-2, 3-3 पेपर एग्रीमेंट होता है। उसके अंदर ये नहीं लिखा होता है कि ये रिफंडेबल होगा अगर आपका काम नहीं हुआ तो। उसके अंदर ये नहीं होता कि 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मैं वीज़ा दूंगा। वो ओरली कुछ भी बोलते हैं वीडियो वायरल करने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए, कि मजबूर करते हैं आने के लिए, लेकिन उसमें ये सब चीज़ नहीं होती। जब हम क्या करते हैं, ये केस रजिस्टर करने जाते हैं, हम उनको पहले ही बोलते हैं कि ये माइनस पॉइंट है, और इनकी जो एग्रीमेंट्स होती है उसको अगर आप लीगल तरीके से देखोगे तो डबल मीनिंग की बात हो जाती है। मतलब उसमें प्रॉमिसिंग किधर नहीं होती, लेकिन इट सिम्स लुक लाइक कि हाँ भाई कि हम तुम्हें वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन वो मीनिंग कुछ अलग रहती है, घुमा के लिखते हैं। उसमें क्या होता है, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम पुलिस स्टेशन में स्कैम का यानी एहतियाल का नसब, वो एहतियाल केस बोलते हैं, फ्रॉड एंड स्कैम का, और हम इसको पुलिस से शुरू कर सकते हैं, या हम इसको सीधा इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में जाके भी हम लोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस है, लेकिन लेन देन का होता है ना, क्योंकि उसमें लिखा होता है, रिसिप्ट होती है कि 5000 दिया, लेकिन उसमें नीचे लिखा होता है नॉन रिफंडेबल। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसके ऊपर देखो। चलो स्लिप का फिर भी समझ में आता है, एग्रीमेंट का जो होता है ना, उसमें क्लियरली होता है कि अगर इमिग्रेशन रिफ्यूज़ करेगा तो हमारा वो नहीं है। लेकिन उनको क्या लगता है, लोगों को वर्क परमिट इज़ अ वीज़ा। ये मेरे क्लाइंट का मैं बता रही हूँ। तो जैसे मैंने आपसे पूछा, वर्क परमिट इज़ नॉट अ वीज़ा, तो ये क्लियर होती है बात। और खैर जो भी है, हमने भी बहुत वीडियो वायरल किए हैं, मैडम इगरा ने भी बहुत सारे वीडियो वायरल किए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आप इनके इमिग्रेशन में जाएं, और जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है वहाँ पे यास्मीन अरोरा मुंशी के यास्मीन मोहम्मद ऑफिस पे आए, अजमान अल-जर्फ 2 में। और इगरा, आपके ऑफिस का नाम और एड्रेस प्लीज़। इमिग्रेंट एडवाइज़र कंपनी का नाम है, और हम शेख जायद रोड पे फ्यूचर म्यूज़ियम के ऑपोजिट लोकेटेड हैं, और ये बिल्डिंग अलमूसा टावर 2 है। हम 4th फ्लोर पे, ऑफिस 29 है। 7 डेज़ अवेलेबल हैं आप लोगों की असिस्टेंस के लिए। पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग मिल के आगे भी फ्यूचर में अवेयरनेस दें आप लोगों को। हमारे अगर प्लेटफॉर्म बड़े हैं, हमारी वीडियोस की रीच ज़्यादा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो तमाम लोग जो कि स्कैम का शिकार बनते हैं उनको अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है। अच्छा, मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ मैम यास्मीन यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि बेसिकली किस तरह कंपनीज़ वर्क परमिट के लिए लेबर क्लास को अट्रैक्ट करती हैं। तो वर्क परमिट क्या मतलब है, या आप कहना चाहती हैं कि वर्क परमिट वीज़ा है या वीज़ा नहीं है? वर्क परमिट सिर्फ एक पेपर है,
सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, सुन लो मेरे कोई भाइयों, अहमियत नहीं है। सुन लो मेरे भाई, एट द एंड उस पेपर के बाद भी एम्बेसी में बैठा वीज़ा ऑफिसर ही डिसाइड करता है कि आपको उसने अपनी कंट्री में आने देना है या नहीं आने देना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये। दूसरी एक मैं मेन चीज़ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले लोगों में एक सोच डाली जाती है कि कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो इसका मतलब है वर्क परमिट देने के बाद भी आपको जरूरी डॉक्यूमेंट ताकि आपका वीजा अप्रूव हो। बिल्कुल ऐसा या ही है। वीजा नहीं, चाहे विजिटर वीज़ा की बात करें या वर्क परमिट की बात करें। अगर विजिटर वीज़ा की बात करते हैं तो आप बहुत सी वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे कहा जाता है कि कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई कंपनी का लेटर नहीं चाहिए, सिर्फ अपना पासपोर्ट लाएं, ID लाएं और वीज़ा ले लें। सबसे बड़ा यही फ्रॉड है। ये मैं भी बहुत देखी हूँ और मैंने सोचा भी था कि किसी से मिलके बात करूंगी। मुझे ये बताइएगा एग्जैक्टली क्या है कि अगर आपके पास एमिरेट्स ID है तो आप यूरोप में कहीं भी जा सकते हो, आपको वीज़ा मिलेगा। इसके पीछे क्या सच्चाई है? सबसे बड़ा जो लोग आपके फ्यूचर के साथ खेलते हैं वो करते हैं फेक डॉक्यूमेंटेशन। ओ, मुज़व्वर, तस्वीर। yes. ये एक केस का नाम है, तस्वीर व मुज़व्वर, फेक डॉक्यूमेंट्री के लिए। और इसके लिए हमारे पास बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है, इसको डिपोर्टेशन है। आगे कंटिन्यू कीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी मैम यास्मीन कि अगर कोई, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाने पे आपको एम्बेसी की तरफ से और उस कंट्री की तरफ से 5 या 10 साल का बैन लग सकता है। Oh my God. और अगर एक कंट्री से आप बैन हो जाते हैं तो हर कंट्री आपको वीज़ा नहीं देती है। तो अपने फ्यूचर के साथ ना खेलें। हो सकता है आज आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आज आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आज आपकी प्रोफाइल लो है, बट कुछ साल मेहनत करें, अपनी प्रोफाइल बनाएं और उसके बाद आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करें। तो इसका मतलब जैसे हमारी कंट्री में जो फेक डॉक्यूमेंट्स है, मुज़व्वर तस्वीर, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। यहाँ पे आप एक सिग्नेचर नहीं कर सकते हो इगरा की जगह या यास्मीन रमची की जगह पे। आप एक लेटर हेड नहीं ले सकते हो मेरी ऑफिस का, मेरी बिना इजाज़त के, या इगरा की ऑफिस का। लेकिन इसका मतलब वहाँ की कंट्रीज का भी ये कानून है। yes. तो इनको कैसे पता चलता है कि ये फेक है उधर पे, और इनको कैसे पता नहीं चलता है हमारे जो लेबर कैटेगरी के ये फेक है? क्योंकि मोस्टली मैम यास्मीन लेबर कैटेगरी के लोग मासूम होते हैं और वो ढूंढते हैं शॉर्टकट। उन्हें मुश्किल में नहीं पड़ना, उन्हें जल्दी करवाना है काम, वो इंतज़ार नहीं करना चाहते और इसी चीज़ का फ़ायदा बहुत से लोग यहाँ पे उठा रहे हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट लगा रहा है, मेरा ये मेन क्वेश्चन है। समझो इगरा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, समझो इगरा ने मेरे डॉक्यूमेंट्स फेक लगाए हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम मुझे होगा या इगरा को होगा? समझो मैं जा रही हूँ यूरोप के लिए और फेक डॉक्यूमेंट है किसी भी एक कंट्री में, और आपको प्रॉब्लम आएगा या मुझे आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे से ये बात पूछी है। तो मैं हमेशा लोगों को एक बात कहती हूँ कि फेक डॉक्यूमेंटेशन जब किसी कंपनी ने आपके लिए लगाया तो उस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। आप उस कंट्री में जिसमें जाने का ड्रीम कर रहे हो उसमें कभी नहीं जा पाओगे क्योंकि आप बैन हो जाओगे, आपका नाम जो है वो सिस्टम में आ जाएगा और उसमें फ्रॉड करने का आप पे रिफ्यूज़ल लग जाएगा। देखा? तो किसी कंपनी ने आपसे 1000, 2000, 3000 ले लेना है और वही डॉक्यूमेंट उसने उठा के 10-15 लोगों को लगा देना है और उस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका फ्यूचर खराब। तो आपका कहने का मतलब है जब आप कंपनी से, अपनी कंपनी से पेपर प्रोवाइड करती हैं बंदे को, तो वो कंपनी का नाम नहीं जाता है, बंदे का नाम जाता है। देखिए, हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, एक ब्रिज है आपके और एम्बेसी के बीच में। हाँ। तो डॉक्यूमेंट सारे आपके ही होंगे, ओके। आपके ही फंड्स होंगे, आप अपनी कंपनी की परमिशन के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो एक NOC लेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि यहाँ पे मोस्टली लोग फेक बनाने की कोशिश करते हैं। और अब एम्बेसीज ने क्या करना शुरू किया है, मैं आपको बताती चलूँ कि एम्बेसीज अब डायरेक्ट आपकी कंपनीज में कॉल्स कर रही हैं। ओके। तो जब NOC उनके पास जाता है और उन्हें डाउट होता है आपके ऊपर कि ये NOC प्रॉपर कंपनी के थ्रू नहीं है, तो कंपनी के डायरेक्ट HR को कॉल जा सकती है। क्रॉस चेकिंग। और बहुत से लोग इस वजह से अपनी कंपनी से फायर हुए हैं क्योंकि कंपनीज को जब एम्बेसी ने कॉल करके कहा कि आपके एम्प्लॉय ने अप्लाई किया है वीज़ा, तो कंपनी ने कहा हमें पता ही नहीं। तो इसका मतलब तो ये हो गया इकरा कि एक तो वो जा रहा था अपनी ड्रीम पूरी करने और जो उसके हाथ में जॉब था उसको भी खो दिया, क्योंकि वहाँ पे भी तो उसने फ्रॉड ही किया। यानी जिस कंपनी में आप हो और आपको पता ही नहीं है कि आपके नाम से फ्रॉड पेपर लगा है और आपके बिना गलती आपके नाम से पेपर एम्बेसी में गया, तो एम्बेसी ने
उन कंपनी को फ़ोन किया तो इसका मतलब आप गलत हैं। बिल्कुल। तो आप यूएई में भी गलत हो गए, Yes. आप वहाँ भी। अब इधर भी मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पे यूएई का कानून लागू हो जाएगा जब अगर कंपनी को पता चलता है, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट में फ़ोन जाता है तो कंपनी जाकर उसके ऊपर क्रिमिनल तस्वीर मुजव्वर का एक्ट डाल सकते हैं और उसके बाद उसको डिपोर्टेशन लागू है, उसको जेल भी होगी, फाइन भी होगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। और फिर उसको जो लॉयर करना पड़ेगा उसके लिए भी एक अच्छा खासा अमाउंट लगेगा। Yes. तो यहाँ पे मैं यही बताऊंगी सब देखने वालों को जो हमें देखते हैं सुनते हैं, क्योंकि हमारी रीच बहुत लोगों तक जाती है, यूएई पूरे गल्फ़ में हमें लोग देखते हैं। और ये मैम यास्मीन या मैं, हम एक दिन में नहीं यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे आज हैं कि आप लोगों से हम 1-on-1 बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि शॉर्टकट ना लें, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई टेढ़ी मेढ़ी रास्ते नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है, हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है और जब आप वो प्रॉपर तरीका फॉलो करते हैं तो आप अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो अभी जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हुई है यहाँ पे, इससे एक चीज़ का तो पता लगा है कि जो आप लोग अपने माँ बाप को छोड़कर यूएई में आए हैं या गल्फ़ में आए हैं, जो गल्फ़ आपको वेलकम करता है, आप आते हो अपने मुल्क से पैसे लगा कर भी आते हो बहुत से लोग, फिर यहाँ आने के बाद माशाल्लाह आपको एक छोटा मोटा ही क्यों नहीं लेकिन जॉब मिल जाता है जिसमें आप सर्वाइव और आपकी फैमिली सर्वाइव कर सकती है। तो मैंने जो इगरा से अभी जाना है, इसका मतलब यहाँ आने के बाद आप आगे स्टेप सेटल करने के लिए बजाय आप लोग उल्टा अपने माँ की, बहन की, बेटियों की, बीवी की चूड़ी और अपना सोना बेच के, और इन्होंने कहा था कि घर बाहर भी बेच के आते हैं। इसका मतलब आप अपना जो घर ऑलरेडी था, भले छोटा होगा या एक झोपड़ा होगा, लेकिन वो जो एक सर छुपाने की जगह थी वो बेच रहे हो, अपनी गाड़ी बेच रहे हो, अपना गोल्ड बेच रहे हो, बच्चों के आगे का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो। क्योंकि याद रखिएगा, जो गोल्ड आप बेच रहे हो ना, ये आपके बच्चे जब जवान होंगे उसकी कीमत उससे 100 गुना ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे भी आपका लॉस है। घर जो बेचा है, घर ज़िंदगी में फिर दूसरा बनाना नामुमकिन बात हो जाएगी। तीसरी बात, जो आपके हाथ में जॉब था, जो आप अपने माँ बाप को पाल रहे थे, आप उससे भी हाथ धो रहे हैं अगले फ्यूचर को सोचकर। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इगरा जैसे लोगों को आप फॉलो करो, उनको सुनो, उनसे एडवाइस लो। और मैं तो ये कहती हूँ कि वो अगर इस एडवाइस पे 500 दिरहम भी लेना, मैं आपको खुद कहती हूँ, क्योंकि मैं भी फ्री एडवाइस नहीं करती, अगर वो एक 500 दिरहम भी ले, आपका वन शॉट जाएगा 500, लेकिन ज़िंदगी में आप गलती नहीं करोगे। आपके आने वाला नुकसान, जो घर बार बेचना है, सोना बेचना है और फिर यहाँ की जॉब से जाना है, ये आपका बच जाएगा। तो बहुत अच्छी आपने बात की और मैं यही कहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आपके ज़रिए, आप जैसे लोग जो इस फील्ड में हैं, बहुत से लोग आपके पास भी आते हैं जिनके साथ स्कैम हो जाता है, जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो वो परेशान होते हैं और उन्हें भी हेल्प चाहिए होती है, एक अच्छा मशवरा चाहिए होता है कि किस तरह से वो अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो आप उसमें उनको किस तरह हेल्प कर देंगे? मैं देखिए, जब हम एडवाइस के लिए आते हैं लोग, तो हम तो बेशक हम लोग एडवाइस के लिए बैठे हैं, लेकिन हम भी एडवाइस का हमारा चार्ज है। और एडवाइस के बाद जब वो अपना केस हमें दे देता है, हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें लगती है पॉसिबिलिटी, इधर मेन पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये चीज़ पे आपको लीगल ट्रांसलेशन करनी चाहिए, इसका इतना अमाउंट आएगा, और मेरे को जो आपने एडवाइस दी है, एडवाइस का जो पैसा दिया है, सॉरी अमाउंट जो दी है, वो आपका खर्चा होगा, बस यहाँ पे मैं आपको स्टॉप कर दूंगी कि आपको आगे केस करना चाहिए या नहीं। लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग क्या कहते हैं, नहीं मैम आप केस रजिस्टर्ड करो, अगर हारा तो भी मेरा नसीब है, जीता तो भी मेरा नसीब है। तो जब आप केस कैसे हारते हो, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। जब आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, जज साहब को प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके अंदर क्लियर लिखा होना चाहिए कि ये पैसा हमने इनसे लिया है और हम रिटर्न करेंगे, और अगर काम नहीं हुआ तो इनका पैसा इनको वापस देंगे। लेकिन सॉरी टू से यू, आप लोग इतनी जल्दबाजी करते हैं और पैसा कैश देते हैं। कैश देने की ये दूसरी आपकी बड़ी गलती है। तीसरी चीज़, आप जहाँ जाके देते हो ये नहीं पता होता कि ये बंदे का ऑफिस है या नहीं है। ये किसी भी जगह पे जाता है, 1 घंटा 2 घंटा आपका वेट करता है, उसको उस जगह को यूज़ करने का 1 घंटा 2 घंटे का टाइम का पैसा देता है। समझो उसने 1-2 घंटा बैठने का 200 दिरहम दे दिया, लेकिन आपसे उसने 15,000 ले लिया। तो ये भी इकरा मेरे पास केसेस आते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा इकरा जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या कोई ऐसा है कि जो ग्रुप को लेके जाते हैं, तो मुझे थोड़ा उसमें प्लीज़, क्योंकि सच में मुझे उसमें एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो अगर जो ग्रुप को लेके जाते हैं तो वो सही है या नहीं? और दूसरा सवाल, क्या आप ग्रुप को लेकर जाओगी फ्यूचर में किसी को चाहिए तो?
बहुत अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, ग्रुप लेके जाते हैं ये यूरोप में, कनाडा में, और कहते हैं हम यूएस में ग्रुप लेके जाएंगे। मैं हर कंट्री में इस हर कंट्री में गई हूँ, मैंने कभी कोई ग्रुप नहीं देखा। ना मैंने यूरोप में कोई ग्रुप फिरता देखा है, ना मैंने यूएस में कोई ग्रुप फिरता देखा है। मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तक भी गई हूँ, मैंने कोई ग्रुप नहीं देखे हैं। हर बंदा आता है अपनी इंडिविजुअल, अपनी फैमिली के साथ या अकेला खुद। तो ये एक मेन चीज़ हो गई। ये गलत है यानी? तो ये गलत है। दूसरा, क्या आप ग्रुप बना के देंगे? अगर बना के देंगे तो किस कंट्री के लिए? बहुत से लोग हमें कहते हैं कि मैम आप ग्रुप लेके जाएं, अगर आप जाएंगी हमारे साथ तो हमारा वीज़ा लग जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी की बेस पे आपका वीज़ा नहीं लगता, आपकी अपनी फ़ाइल चेक होती है। इन फ्यूचर में भी, अभी तो नहीं लेकिन इन फ्यूचर में भी हम ग्रुप स्टार्ट करेंगे और विजिटिंग फॉर विजिटिंग डिफरेंट कंट्री, जो यूएई से पास काफ़ी प्यारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली। अच्छा, तो इकरा जी मेरा एक और सवाल है कि अगर जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि एमिरेट्स में आप नहीं भी हो, आपका वीज़ा नहीं भी है, तो आपकी कंट्री से, कोई भी कंट्री हो, आप किसी भी एशियन कंट्री से हो, आपको हम भेजेंगे, वर्क परमिट भी देंगे, वीज़ा भी देंगे, विजिट भी करना है तो विजिट कर लो। क्या ये पॉसिबल है? मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ अपने फॉलोअर्स को, अपने पेज के ऊपर वीडियोस में भी, कि जो आपको ये बात कर रहा है ना, वो खुद नहीं गया होगा, तो वो तभी आपको ये शॉर्टकट बता रहा है, और आप उसे ये बात पता है कि ये फ्रॉड करेंगे आप, और आप उन तक पहुंच नहीं सकेंगे। आप अपने होम कंट्री में होंगे और वो यहाँ पे बैठे आपके साथ फ्रॉड कर रहे होंगे, और आप उन तक पहुंच नहीं सकेंगे, आप उन पे कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकेंगे। इसीलिए वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बाकी जगहों पे बैठे हुए लोगों के साथ ज़्यादा फ्रॉड करें ताकि वो उन तक पहुँच ना सकें। हाँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा हुआ है, जैसे बहरीन, कतर, कुवैत से भी मुझे फ़ोन आए हैं कि लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ऑफिसेस लेके, और उन्होंने हमसे इतना पैसा लिया, यहाँ तक के इकरा जी, मैं आपको बोलूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उम्रा के भी हिसाब से पैसे लिए दूसरे कंट्री से। और वो बंदे उधर जाने के टाइम अपने माँ बाप को जब बुलाते हैं, समझे कोई बंदा यूएई में है, और वो अपने माँ बाप को वहाँ और अपनी बीवी और बच्चों को डायरेक्ट बुला रहा है, तो वो उनको वीज़ा निकाल के दे रहा है। वीज़ा तो निकल जाता है यहाँ से, आपको पता है, अपने माँ बाप भाई बहनों के लिए भी निकलता है सऊदी का। टिकटिंग, होटलिंग बोलते हम कर देंगे, और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं जी। तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल, ये आपने बल्कि ये बात बड़ी अच्छी की। यहाँ तक के लोगों को फेक वीज़ाज़ भी लगा के पासपोर्टों पे दे देते हैं, और जब बेचारे लोग अपने ख्वाब लेके एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो वीज़ा फेक है, और इसकी वजह से उनको सज़ा भी हो सकती है। तो यहाँ से जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं, मतलब यहीं से रोक लिया जाता है। अच्छा, यहीं से। तो इसका मतलब एयरपोर्ट से ही, जब हमारी यूएई के एयरपोर्ट से हो गया तो ऑफकोर्स ये तो क्रिमिनल केस में चला गया। सेम चीज़, तस्वीर मुज़व्वर, फेक डॉक्यूमेंट्स। यस, तो यही मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ शॉर्टकट ना लें। जब आप एलिजिबिलिटी आपको लगे, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, सिर्फ तभी उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा, तो इकरा मुझे एक और क्वेश्चन था आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये जो लोगों को ऐसा लगता है कि हर इमिग्रेंट एडवाइज़र है वो रिजेक्शन के बिना अप्रूव करके देगा, ये कहाँ तक सच है? क्या किसी के, बहुत से लोगों के तो आपने लगा के दिए होंगे वीज़ा, तो उसी तरह कुछ लोगों के रिफ्यूज़ भी हुए होंगे, तो क्या रीज़न होता होगा? देखें, वीज़ा या तो अप्रूव्ड होता है या रिफ्यूज़ होता है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि रिफ्यूज़ क्यों हुआ है। ओके, रीज़न आता है। ओके। अब कई बार क्या होता है कि लोग हमें बताते नहीं हैं, उनके पहले से रिफ्यूज़ल लगे होते हैं, हम एप्लीकेशन करते हैं, एम्बेसी की तरफ से हमें रिप्लाई आता है कि हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि आपका ये बंदा तो बैन है। तो कई बार लोग ये चीज़ें छुपा देते हैं। इसके अलावा रीज़न हो सकता है कि आपकी फ़ाइल वीज़ा ऑफिसर को इस वक्त कमज़ोर लगी है और उसको ऐसा लगता है कि आप जाने के बाद वापस नहीं आओगे। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके पास जो बंदा आया है, आपका क्लाइंट, उसने आपसे ही नहीं बताया कि वो किसी और ऑफिस से बैन करवा के अपने आप को आया है? कई बार मैम यास्मीन, ये होता है कि क्लाइंट को भी नहीं पता होता। ओह, क्योंकि कई बार लोग जो हैं, आप क्लाइंट का ईमेल नहीं यूज़ करते, तो जो ईमेल होती है वो कंपनी अपना ही बना लेती है और हर डॉक्यूमेंट खुद ही अपलोड करती है और क्लाइंट को अंधेरे में रखा जाता है। उन्हीं का नंबर, उन्हीं का ईमेल होता है, उन्हीं का नंबर। तो रिफ्यूज़ आया या बैन आया है, क्लाइंट को खुद भी नहीं पता होता कई बार। और कई बार दोबारा जब अप्लाई करते तो एम्बेसी की तरफ से जवाब आता है कि ये बंदा तो 5 या 10 साल के लिए बैन है। तो एक और एडवाइस करूंगी, हमेशा कोशिश करें कि अपना ईमेल यूज़ किया करें, अपना ईमेल कंपनी को दिया करें और अपने ईमेल पे ही वीज़ा अप्लाई करवाएं। यस, बेस्ट वे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि आप फ्रॉड ना करो। जी बिल्कुल। और हाँ, याद रखना, अभी इकरा मैम ने इतनी सारी बातें, इतना टाइम आपके लिए दिया है,
तो प्लीज़ मैं सोच रही हूँ कि आप इस पे अमल ज़रूर करोगे, क्योंकि वो भी फ्री नहीं है और हम भी फ्री नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी जिनके साथ हम चल रहे हैं उनको समझाएं और उनके इजाफा करें उनके नॉलेज में। ये सिर्फ जो हमारे पॉडकास्ट चल रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि आप जो सोच रहे हो ना वो कहीं हद तक सही भी है, कहीं हद तक गलत है। तो जो गलत चीज़ें हैं उसको आपको बिल्कुल नहीं करना है, और सही के लिए ऐसे इकरा जी का जो प्लेटफॉर्म है एडवाइज़र का और इमिग्रेंट के वीज़ा लगवाने का दूसरे मुल्कों का, आपको वहाँ पे जाइए, वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करके क्लियरली बात कीजिएगा। फिर से रिपीट करती हूँ, वो अपना टाइम देंगी, आप भले थोड़े अमाउंट में आपको पता चल जाएगा आगे और लॉस करना है या नहीं करना है। सेम चीज़ मैं मेरे लिए भी कहना चाहती हूँ कि मैं एडवाइस देती हूँ तो ऑफकोर्स मैं फ्री नहीं दूँगी, और मैं आपकी फ़ाइल देखने के बाद ही आपको बता सकती हूँ। तो मुझे आपकी फ़ाइल पढ़ने के लिए भी मुझे भी टाइम लगेगा। हम अपना जब टाइम देंगे तो ऑफकोर्स हम अपना पैसा भी लेंगे और इंशाल्लाह काम परफेक्ट करके देते हैं। और इसीलिए मैडम इकरा और मैडम यास्मीन अरोरा मुंशी ये अभी भी टिके हैं और हम फ्रंट पे हैं, हम स्क्रीन पे हैं। इसका मतलब हमने जो इमेज बनाई है हमें टाइम लगा है। मैंने मेरी ज़िंदगी के 20 साल दिए हैं, इकरा ने भी अपने कम से कम 10, 12, 13 साल दिए होंगे। तो मैं ये समझती हूँ ना तो इकरा और ना मैं छोटे से थोड़े से रुपयों के लिए अपना नाम या अपनी पर्सनालिटी और अपनी इमेज ख़राब करेंगे। वी डोंट वांट योर मनी टू स्पॉइल्ड आवर नेम, वी वांट योर मनी। हमें आपका पैसा चाहिए काम करके देने के लिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए भागने के लिए। सही कहा, बहुत अच्छी तो बात। आप भागोगी नहीं। ये फ्रेंडशिप होती है। बहुत अच्छी बात की मैम यास्मीन ने, क्योंकि हम एज अ फीमेल इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने बैठी हैं। हम खुद एक फेस हैं अपनी कंपनी का और हम खुद सामने आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप हमारे पे ट्रस्ट करें। हमारे से एडवाइस अगर आप ले रहे हैं तो हम आपको एडवाइस करते हैं। हम यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं करते हैं कि यह 100% वीज़ा होगा या यह 100% केस विन होगा। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने क्लाइंट को अपने बेस्ट एडवाइस करें। जैसे मैम यास्मीन है, प्रोफेशनल इतने सालों से यहाँ काम कर रही है, बहुत से लोगों की हेल्प की है। हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इनको आते हैं और इनसे हेल्प लेते हैं। और मुझे इनसे मिलके सच में बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, स्पेशली एक फ़ीमेल होकर आपने इतना मुझे रिस्पेक्ट दी, इतना अप्रिशिएट किया, तो जो कि आजकल बहुत कम है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि फ़ीमेल्स ही एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करती हैं, लेकिन आपसे बहुत अच्छी वाइब आई, आपने जो रिस्पेक्ट दी और आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरे पास जलन नहीं है, हसद नहीं है, मैं चाहती हूँ क्योंकि आप मुझे अपनी माँ जैसा समझो या आपकी बड़ी बहन जैसा समझो, मैं हर फीमेल से कहना चाहती हूँ मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ करो, आओ अपने बारे में बताओ। अभी इकरा ने माशाल्लाह एक छोटी जर्नी शुरू की थी, कैसे की, क्या नहीं की वो जानती है, कितनी तकलीफ़ उठाई है। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई कि इकरा जैसी मेरे लिए तो आइकॉन है, दुनिया के लिए हो या ना हो, क्योंकि उसकी जो अचीवमेंट है वो भी, उनके भी घर होगा, उनके भी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हस्बैंड भी होगा, बच्चे भी होगा, और इतना सब रह के फिर वो इतना दुनिया घूमने के साथ आप लोगों को हेल्प करना। मैं ऐसी लेडीज़ समझ लीजिए जैसे इकरा जी हैं और मैं हूँ, हम जैसी लेडीज़ को मैं ये एक नाम देना चाहूँगी कि हमारा जो रिज़्क है, रिज़्क हलाल है। हम कोई प्लेटफॉर्म पे डांस नहीं कर रहे हैं, हम कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो भी है हम आपको क्लियर करके दे रहे हैं। तो प्लीज़ वेलकम टू इकरा ऑफिस एंड वेलकम टू यास्मीन अरोरा मुंशी ऑफिस। तो मेरी सिस्टर इकरा जी, आप मेरे प्लेटफॉर्म जो पॉडकास्ट चल रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगी कि आपको क्या लगता है कि लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुशी हुई है मुझे कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने पास और हमने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स पे बात की है। और मैं सबको, जो हमारी कम्युनिटी देख रही है, जहाँ से भी लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज समझ रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगी, चाहे वो कोई लेबर है, चाहे वो कोई बड़ी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, मैं यही कहूँगी कि आप आएँ, अपनी जर्नी बताएं, बाकी देखने वालों को इंस्पायर करें। हो सकता है कि आपको देख के आपकी किसी बात से किसी का फ़ायदा हो जाए, कोई इंस्पायर हो जाए, तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और अपने दिल की बातें मैम यास्मीन के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन
आप यकीन मानो मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे देख के, और आप कल ही वापस आई है यूएई में, और आज आपने मुझे टाइम दिया क्योंकि मैं खुद बाहर जा रही हूँ सफ़र पे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा ये लगा कि आपने मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के मुझे इज़्ज़त दी, और मैं आपको बहुत इज़्ज़त देती हूँ, दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आपकी रिज़्क़ में, बच्चों में और आपकी उम्र में इंशाअल्लाह इजाफ़ा करे, और आप हमेशा खुश रहें। बहुत शुक्रिया मैम यास्मीन, आप एक रोल मॉडल हैं हम सब के लिए। एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है, मुझे दिया है, साथ साथ और बहुत सी लड़कियां जो हमें देख रही हैं, हो सकता है उनको भी कॉन्फिडेंस मिले और वो भी आएँ इस प्लेटफॉर्म पे, अपने दिल की बातें शेयर करें। तो इंशाल्लाह ये जो रिलेशन है हमारी, एज अ सिस्टर हैं आप मेरी, और ये दोस्ती हमारी बरकरार रहेगी, और बहुत जल्द और भी जगहों पे पॉडकास्ट में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप हमें इकट्ठा ज़रूर देखेंगे। यस, तो ये भी प्रॉमिस कर दो कि आप नेक्स्ट टाइम मुझे कहीं ना कहीं मिलोगी, मुझे ज़रूरत नहीं है आप मेरे ऑफिस में आओ। जी ज़रूर, नेक्स्ट टाइम हम और ज़बरदस्त इसी रिलेटेड मैम यास्मीन के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग मैम जानना चाहते हैं कि जब स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो हम किस तरह से वो पैसा वापस ले सकते हैं। तो हम इस पे भी डेफिनेटली एक पॉडकास्ट करेंगे। इंशाअल्लाह, ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।